गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से कॉलेज हमारा 1 डेढ़ महीने से बंद है। तो आप लोगों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, तो इसको देखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस चालू करी हैं। मेरा नाम मोहित भारती है। आज मैं पहली क्लास डालने जा रहा हूँ, पहला लेक्चर डालने जा रहा हूँ, जो कि एजुकेशन 1, सब्जेक्ट एजुकेशन 1, बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी आती है समझने में, लेक्चर को समझने में, या कोई भी डाउट आता है, तो आप ये लेक्चर के बाद मैं व्हाट्सएप पे अपना नंबर डाल दूँगा। बाकी कॉलेज का नंबर भी आपके पास है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो ऑडियो कॉल या फिर वीडियो कॉल, जैसा भी आपको सुविधा रहे। ठीक है। तो अब टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं अभी अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल मनोविज्ञान। अब बाल मनोविज्ञान, ये दो वर्ड हमको मिल गए। पहला क्या है? बाल प्लस मनोविज्ञान। ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी ऊपर नीचे होगी, आप देख लीजिएगा। अगर कोई डाउट आता है समझने में, फिर भी आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप चाहे तो अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते रहिएगा। अच्छा, तो बाल का मतलब हमें समझ में आता है बालक या फिर चाइल्ड। अब परेशानी ये है, ये बहुत से बच्चों के लिए नया वर्ड होगा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या होता है? इसको अगर मैं इसको भी तोड़ूँ, दो शब्द बनेंगे, मन प्लस विज्ञान। मतलब मन का विज्ञान, किसी के मन को समझना। इसका मतलब होता है किसी के मन को समझना, मनोविज्ञान का मतलब। अब मनोविज्ञान हमारा दो तरह का होता है। एक बाल मनोविज्ञान, दूसरा सामान्य। वैसे एजुकेशन साइकोलॉजी भी होती है, बट मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सेंस में बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या पढ़ना है यहाँ पे? बाल मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान अलग है। ठीक है, दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है। बाल मनोविज्ञान कहाँ से कहाँ तक चालू होता है? बाल मनोविज्ञान जन्म से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था, जन्म से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था, और सामान्य इसके बाद। ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाल विकास, बाल मनोविज्ञान कब होता है? जन्म से किशोरावस्था तक, जब तक इंसान बालक रहता है। जब बालक से वो प्रौढ़ जो आपका एडल्ट हो जाता है। ठीक है। बालक से जब यहाँ ये एडल्ट हो गया, तो यहाँ से जो मनोविज्ञान चालू होगा उसे सामान्य मनोविज्ञान कहेंगे। यहाँ तक आपका जो दिमाग है, मन है, वो काफ़ी हद तक जो है डेवलप हो चुका होता है। ठीक है। चलिए अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बाल मनोविज्ञान, ये मैंने लिख के रखा हुआ था पहले। इसका देखो शाब्दिक अर्थ क्या है? बाल मनोविज्ञान बालक के मन का अध्ययन करता है। सिंपल सा है, बालक के मन का अध्ययन करने वाला क्या चीज़ होती है? बाल मनोविज्ञान होता है। अब बाल मनोविज्ञान जन्म अब देख रहा बाल मनोविज्ञान जन्म से किशोरावस्था, ये मैंने लिखा था ना, किशोरावस्था तक विभिन्न विकासों का अध्ययन करता है।
अब इसमें विभिन्न कौन कौन से विकास होते हैं? पहला तो आपका शारीरिक विकास हो गया। जब बच्चा छोटा होता है तो मतलब एक हाथ बराबर हो गया है ना। उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है, मान लो 18 साल तक की उम्र में उसकी अच्छी खासी हाइट हो जाती है। तो इस चीज़ का अध्ययन करना ये भी बाल मनोविज्ञान है। अब इस दौरान उस बच्चे ने अपना जो सोशल या फिर सामाजिक, अपने आप को सामाजिक भी बनाया होगा, सोशल भी बनाया होगा। उसके बिहेवियर में, ठीक है, क्या चेंजेस आए हैं इन दौरान, जब से वो छोटा था और जब तक वो बड़ा हो गया, ये देखेंगे बाल विकास में। ठीक है, तो इसी तरह की विभिन्न जो विकास होंगे उसका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में। इस अवस्था से आगे का अध्ययन सामान्य मनोविज्ञान कहलाता है। ये हम सीधी सी भाषा में कह रहे हैं। अब ऐसे ही इसके लिए बहुत से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे हमारे क्रो एंड क्रो के अनुसार। इन्होंने क्या कहा है? सिंपल है, बाल मनोविज्ञान, सब में एक ही चीज़ तो लिखनी है कॉमन, बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान क्या है? वह विज्ञान है जो बालकों के विकास का अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। कहाँ से कब तक करता है? गर्भकाल से किशोरावस्था तक। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं बाल मनोविज्ञान की परिसीमा। परिसीमा का मतलब होता है लिमिटेशन, मतलब ये कहाँ तक सीमित है। सीमित सीमित कहाँ तक है? जिन जिन विषयों का संबंध बाल व्यवहार के साथ रहता है वे सब बाल मनोविज्ञान की परिसीमा में आते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ तक हम बालक से संबंधित विकासों के बारे में पढ़ेंगे या व्यवहारों के बारे में पढ़ेंगे वो सारे बाल मनोविज्ञान की परिसीमा में आते हैं, लिमिटेशन में आते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर हम बाल मनोविज्ञान की बात करते हैं और हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हों किसी एडल्ट के बारे में, ठीक है, या किसी जानवर के बारे में, नहीं, ऐसा नहीं। इसमें सिर्फ बालक से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होगी तो इसकी लिमिटेशन, इसकी सीमित कहाँ तक है? सिर्फ बालक तक। ये मैं एक छोटा सा बालक बना देता हूँ, ठीक है, ये एक बालक है। यहाँ तक ही बाल मनोविज्ञान सीमित है। जब ये बड़ा हो जाएगा तो उससे आगे हम सामान्य मनोविज्ञान लेंगे, उसकी आगे के मनोविज्ञान, आगे की चीज़ें समझने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ आ गई? पहला है आपका बालकों का विकास, संवेग, उसका प्रत्यात्मक ज्ञान, खेल, व्यक्तित्व, चरित्र, मानसिक विधियाँ। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे डीप में। तो मैं बस यहाँ पे लिखी हुई हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ आ गई। बालक की भाषा कौन सी होगी? अब इसमें ये भी देखा जाता है कि जैसे अब यहाँ पे हिंदुस्तान में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो ऑटोमेटिक जो भाषा डेवलप होती है वो हिंदी डेवलप होती है तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली। अब साउथ में जाएगा तो जैसे साउथ में कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसकी तमिल, तेलुगु, कोई भी ऐसी भाषा अपने आप डेवलप होगी। तो ये क्यों होती है इस चीज़ के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, संवेग क्या होते हैं, उसका परसेप्शन बच्चे का क्या होता है। अब जैसी जगह में बच्चा रहेगा, सोशल एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के लिए। अब कोई बच्चा है जो बचपन से ही लड़ाई झगड़े देख के पैदा हुआ है, बड़े होने तक घर में इधर उधर अड़ोस पड़ोस में लड़ाई झगड़े ही देखें, तो ऐसी टाइम पे बच्चे का क्या होगा
या तो वो बहुत ज़्यादा डरपोक बन जाएगा या बहुत ही ज़्यादा निडर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परसेप्शन, बच्चे का परसेप्शन कैसा हो गया, लोगों के बारे में क्या सोचने लग गया बच्चा। ठीक है, खेल के प्रति उसका कैसा रुझान है बचपन से लेके बड़े होने तक, उसका व्यक्तित्व कैसा व्यक्तित्व बनेगा, अपने माँ बाप से मिलता जुलता, बाहर से मिलता जुलता, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसका चरित्र पढ़ेंगे और मानसिक विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, आज मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये पहला ही लेक्चर है वैसे, तो अभी इसे थोड़ा छोटा रखते हैं, पहले देख लें आपको समझ में कितना आ रहा है, उसके बाद हम देन आफ्टर विल गो। ठीक है, ज़्यादा फिर तब पढ़ाएंगे हम। अब इसके बाद आते हैं, ये रहा, बाल मनोविज्ञान का अध्ययन क्यों करें। ये तो सिंपल मैंने लिख दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो। अच्छा, बालकों के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है इससे। अच्छा, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। ये अध्ययन क्यों करें, क्वेश्चन आता है ना दिमाग में, तो आया क्यों करें। नहीं आया तो अच्छी बात है, आया तो भी अच्छी बात है। अब पहला इसका जो हमारे पास है, जानकारी प्राप्त हो जाती है, जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब आप भी आगे जाके टीचर बनने वाले हैं और आपको पढ़ाना ही छोटे बच्चों को है ना, ऐसा तो नहीं है कि बड़े बच्चों को पढ़ाना है, आपको प्राइमरी एजुकेशन ही में ही जाना है। तो जब आप छोटे बच्चों के पास जाएंगे, एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे, किसी का बिहेवियर कैसा होगा, किसी का बिहेवियर कैसा होगा। अगर आपको अच्छे से बाल मनोविज्ञान आता है तो आप उनके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि अगर कोई बच्चा शाय है या फिर मतलब कम बोलने वाला है तो वो ऐसा क्यों है, या बहुत ज़्यादा कोई गुस्सैल बच्चा है तो वो ऐसा क्यों है। तो ये सब जानकारी किसके द्वारा प्राप्त होती है, बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के बाद ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। इसके बाद इसके द्वारा हमें एक और चीज़ मिलता है, संतुलित विकास के लिए, मतलब ये है चरित्र गठन। एक संतुलित विकास के लिए क्या ज़रूरी होता है, चरित्र का गठन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, किसी का चरित्र कैसा है। अब हमको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता रहेगा बचपन से तो हमारा जो चरित्र होगा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर ऐसे ही, अब मान लो कोई ऐसी फैमिली में है जहाँ पे कोई चोर है, डकैत है, तो ऐसे जगहों पे बच्चे का जो चरित्र है वैसा ही बन जाएगा, वो वैसी ही चीज़ें बचपन से करने लग जाएगा जैसी वो देखता आ रहा है। ठीक है, तो उसका चरित्र वैसा बन जाएगा। तो हम उसके चरित्र का गठन भी काफ़ी हद तक बाल मनोविज्ञान के द्वारा ठीक कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। अब तीसरा आ गया, इसके बाद कहाँ गया, बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव की जानकारी मिलती है। स्वभाव, अब जैसे कि ये, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना, जानकारी मिलती है, किसकी जानकारी मिलती है, बालक के संबंध में जानकारी मिलती है। अब जानकारी किस किस तरह से, तो उसका स्वभाव, उसका चरित्र, ठीक है, उसकी कद काठी, ये बड़ा क्यों है, वो छोटा क्यों है, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सारी चीज़ें मनोविज्ञान के द्वारा ही मिलती हैं। क्यों, ठीक है, मनोविज्ञान एक साइंस भी है, ठीक है ना, विज्ञान इसमें शब्द आ गया, साइंस है। साइंस हर चीज़ प्रैक्टिकलिटी के उस ऊपर देखता है। ठीक, अब इसमें एक जो हमारे फ्रांस के महान विद्वान हैं रूसो,
इन्होंने एक बात कही है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। मतलब कि अगर बालक के मन को पढ़ लिया तो आपने मोस्टली लड़ाई जीती। अगर आप क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, जैसा कि आप लोग जाएंगे, तो अगर आपने बालक के मन को समझ लिया तो आपने सब समझ लिया। ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं बालक को, तो बालक भी आपको नहीं समझ पाएगा, जिससे क्या होगा, क्लास में ना वो आप पे ध्यान देगा, ना आप उस पे ही ठीक से ध्यान दे पाओगे। और ऐसा तो है नहीं कि एक जैसे बच्चे होंगे पूरी क्लास में, हर किसी का मन अलग होगा, हर किसी की सोच अलग होगी। तो इन सब चीज़ों को समझना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है। पढ़ाने से पहले ये चीज़ें चालू हो जाती, ये इसको समझने का जो अध्ययन है ना, ये एक पाठ्य पुस्तक है अध्यापक। ठीक है, तो मैं आगे पढ़ता हूँ। बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। अध्यापक को इसे पहले पृष्ठ से लेकर अंत तक भली भांति पढ़ना चाहिए। ठीक है, मतलब आप पहली बार जब बच्चे से मिले और जब तक आपके कांटेक्ट में वो बच्चा रहा, तब तक उसके मन के बारे में जानना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप एजुकेशन दे रहे हैं उसे, उससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा बच्चा जब से स्कूल जाने लगता है, सबसे पहले उसके जो टीचर्स होते हैं वो कौन होते हैं, उसके पेरेंट्स। लेकिन जब से वो स्कूल जाने लग जाता है, तब से उसके टीचर्स ही उसके लिए सब कुछ बन जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वो अपना स्कूल में देता है। और पूरा जब तक वो बड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक स्कूल जाना नहीं छोड़ेगा। एक्सेप्शंस तो होते रहते हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उस बच्चे को क्या बनाना है, एक टीचर के हाथ में होता है। एक बच्चा जैसे कुम्हार होता है ना, उसके पास एक वो मट्टी पड़ी है, उससे वो कुछ भी बना सकता है। तो ऐसे ही टीचर को करना पड़ता है। अगर उसका मन हमने जान लिया तो हम उसे कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए, उसकी जो भावना ग्रंथि होती हैं, उसके दुष्परिणामों के अध्ययन में ज़रूरत पड़ती है। क्या होता है भावना ग्रंथि का, कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, आपने बहुत बार देखा होगा कि अगर कोई बच्चा कुछ चीज़ मांग रहा है या कुछ चीज़ पूछ रहा है, ठीक है, तो बड़े क्या करते हैं, उसको मना कर देते हैं। कई बार डांट के या फिर धमका के कैसे भी कह देते हैं कि नहीं, ये काम नहीं करना है, ये चीज़ नहीं लेनी। वो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है बार बार, तो उसे धमका देते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब उसे डांटते रहोगे ऐसी चीज़ों को, उसकी जो क्वेश्चंस हैं, उसकी क्वेरीज आप ख़त्म नहीं करोगे, तो उस डांटने से बच्चे में क्या पैदा हो जाता है, भावना ग्रंथि पैदा हो जाती है, जो कि उसे आगे भी बढ़ने नहीं देती। कैसे, मान लो एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अब वो ये पूछता है कि भाई जैसे कि कुछ भी पूछ रहा है वो, ठीक है, आपने बार बार उसे डांट दिया, तो उसके दिमाग में क्या आ जाएगा, जब वो क्लास में जाएगा, अगर कोई टीचर बोलता है कि किसी को कोई क्वेश्चन है, अगर उसे क्वेश्चन होगा भी, कोई क्वेरी होगी भी, तो भी वो नहीं पूछ पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्टार्टिंग से क्या देखा है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके बदले में उसे क्या मिलता है, डांट। तो इसीलिए वो नहीं पूछेगा। अगर उसे डाउट है तो उसका डाउट वैसा ही रह जाएगा, वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जो लास्ट है, बालकों का निर्देशन या फिर जिसे कहते हैं गाइडेंस और प्रेडिक्शन, भावी कथन भी भली प्रकार किया जा सकता है। अब सीधी बात है, अगर आपने उसका मन जान लिया, तो आपको पता है वो बच्चा कैसा है। अगर गलती भी कर दी उसने कभी गलती से, मान लो किसी के साथ, आपको पता है कि बच्चा है, अच्छा है पढ़ने में, कभी किसी वजह से फ़ेल हो गया किसी एग्ज़ाम में,
तो आप उसे गाइड कर सकते हो कि हाँ तू आगे अच्छा कर सकता है, तुम अच्छा कर सकते हो। इस बार फेल हो गए तो क्या हुआ, आगे आप प्रेरित करोगे। हर बच्चे के लिए वैसे तो किया जाता है, बट आपको पता है ना एक पर्टिकुलर बच्चे के बारे में कि नहीं ये फ़ेल नहीं हो सकता था, बट किसी वजह से फ़ेल हो गया, और इसे आगे क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या अच्छा होगा। आपको दिख रहा है कि अगर कोई बच्चा कला में अच्छा है तो आप उसको उसी दिशा में मोड़ोगे कि भाई तू कला में जा। अगर कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसे कहोगे नहीं आप स्कॉलर बनोगे, आप आगे अच्छी पढ़ाई करोगे तो इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बन सकते हो, हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं उसकी जब आज हमें पता लग गया, आज हमें पता लग रहा है कि वो अच्छी पढ़ाई कर रहा है, तो हम प्रेडिक्ट भी कर पाएंगे कि प्रेडिक्शन क्या, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या होती है, फ्यूचर के बारे में कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। जो बच्चा आज पढ़ नहीं रहा, बिल्कुल कुछ ही भी सब्जेक्ट में अच्छा नहीं है, तो हम बता सकते हैं कि आगे उसका भविष्य कैसा होगा तकरीबन। अब एक्सेप्शंस तो बहुत जगह होते हैं, उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑन एन एवरेज बात करते हैं कि ज़्यादातर क्या होता है, और उसी चीज़ को लेके हम उसे गाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो था हमारा आज पहला लेक्चर था। इसके जो मैं नोट्स है, ये जो है मैं आपको पीडीएफ के तौर पे दे दूँगा। ठीक है, और आप ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको। पहली क्लास है, हमारा भी पहला टाइम है ऑनलाइन क्लास देने का। आप तो शायद पढ़ते भी रहते होंगे, बट आप बताइएगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो ठीक है, अगर किसी भी तरह की आपको लगे हमें सुधार करना है तो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू गाइस।